हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि विज्ञान का, इसी के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 11 दिसंबर को आप सभी का जो साइंस का प्री बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है। और इसके तैयारी के लिए ऑलरेडी हमने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, पिछले साल का पेपर, ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझा दिया था। ठीक है, अब आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी कल के पेपर से पहले आप हमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, जिससे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाए, सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इस वीडियो में हम पिछले साल का एक पीवाईक्यू या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो देखो, इस पेपर को आपको मैं लाइव आकर सॉल्यूशन करके समझाने वाला था, ठीक है, लेकिन आपके कमेंट्स, इवन इंस्टा पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर जी आप एक बार ना हमें क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 3 घंटे की टाइमिंग लगा के हम देखना चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन, कैसे नहीं, सारी की सारी चीजें। इसके सॉल्यूशन की जहां तक बात रही, आपको मैं लाइव आके करवाऊंगा, जैसे पिछले साल का पीवाईक्यू लाइव आके सॉल्व करवाया था, और इसको भी लाइव आके सॉल्व कराएंगे। बट उससे पहले आप जो है ना पेपर का पैटर्न वगैरह देख लो अपना। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, 39 क्वेश्चन होंगे। खंड का आपका जीव विज्ञान यानी कि सेक्शन ए बायोलॉजी होगा, खंड का आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री होगा, और खंड का भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। और सुनो, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे और इवनिंग शिफ्ट के दोनों के लिए है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इन दोनों के लिए ही रहने वाली है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, पिछले साल के इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब देखो, पिछले साल का जो पेपर का पैटर्न था ना, वो कुछ इस तरीके से था बच्चों। ठीक है, ये है पिछले साल का पेपर का पैटर्न। तो हमें इस पैटर्न से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें तो बस जरूरी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में है। और इसी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में भी मैंने बना रखा है और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो अब चिंता मत करो, आपको ना मैं लाइव आकर इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा, बट उससे पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लो ढंग से। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, जिसके अंदर क्या है कि टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इसको बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे होगा क्या, तो वो देखना है कि उस उत्पाद की पहचान करनी है आपको जो उपरोक्त अभिक्रिया में ठोस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो कि एकदम ठोस अवस्था में दर्शाया गया हो। तो इनमें से कौन सा हो सकता है वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ओके, सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें से क्या हो सकती है ये आपको यहाँ पे देखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। अब इसमें कहा गया है, ध्यान से देखो, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में रखने के 30 मिनट के बाद देखे गए घोल का रंग क्या होगा। यानी कि जिंक धातु है, जब हम इसे कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में घोल में रखते हैं और 30 मिनट के बाद में देखेंगे तो उस घोल का रंग क्या बनेगा, नीला, नीरस, गंदा, हरा या फिर लाल भूरा। ठीक है, हल्का गैर संचारक मूल नमक है, यानी कि हल्का गैर संचारक मूल नमक है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है बच्चों, ये आपको पहचानना है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ये रहे। ठीक है, वेरी सिंपल है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, क्या रहेगा, और मिल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट एज, तो क्या है, आप इसको अच्छे से देखो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कहा गया है, एक परख नली में टनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर जब एक जलती हुई माचिस की छड़ी को उसके पास लाया जाता है तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक्स को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे सोडियम होगा, सल्फर होगा, ताम्र होगा या फिर चांदी होगा, क्या होगा ये बताना है। ठीक है, और सेम ही इंग्लिश मीडियम में आपका ये रहा क्वेश्चन।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम ऑक्साइड का सही प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी जो दिए गए इसमें सोडियम ऑक्साइड का कौन सा सही रहेगा। ठीक है, किसके लिए बच्चों? सोडियम ऑक्साइड के लिए। ओके, तो आपको ये पहचानना है। चलो आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है परमाणु संख्या वाला एक तत्व डैश का मूल ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि कितनी परमाणु वाला एक तत्व जो है ये मूल ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है बच्चों जो मूल ऑक्साइड बनाएगा? इसमें से ये आपको पहचानना है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जो बेसिक ऑक्साइड को बनाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, आप इंग्लिश में देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 7, एक तत्व M इसमें दूसरे कोष की तरह तीसरे कोष में 50% इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो M की परमाणु संख्या क्या होगी? अब सिंपल सी बात है, एक तत्व है M, इसमें दूसरे कोष की तरह ही तीसरे कोष में 50% इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो M की परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, सेम ये आपका क्वेश्चन ये रहा। आगे देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन, आमतौर पर भोजन जीवों के शरीर के भीतर टूट जाता है और अवशोषित हो जाता है, लेकिन किस जीव में यह शरीर के बाहर होता है? वैसे तो सारा भोजन हमारे शरीर के अंदर ही खा जाता है, पचता है, टूटता है, अवशोषित हो जाता है, लेकिन एक जीव ऐसा है जिसके अंदर ये सारी क्रिया बाहर होती है, खाना पचाने वाली, है ना? तो वो कौन सा है बच्चों? ये आपको फाइंड करना है। ओके, सेम इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में। अब देखो वैसे तो आंसर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो सारे आंसर लिखे हुए हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, देखो ठीक है ना, ये आप जितने भी देख रहे हो सारे के सारे आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, बट ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लाइव आओगे। ठीक है, तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना। चलो 9वां क्वेश्चन, रिसेप्टर्स आमतौर पर इंद्रिया अंगों में, जो इंद्रिय अंग होते हैं इनमें स्थित होते हैं रिसेप्टर्स। गस्टरी रिसेप्टर्स में मौजूद होते हैं, तो जो गस्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इसमें क्या मौजूद होते हैं? देखो देखो टंग यानी कि ठीक है, नाक, आंख, कान, जीभ, इस तरीके से क्या मौजूद होती है ये आपको बताना है। ओके, और सेम आपका ये रहा। फिर 10वां क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर देखो अगला क्वेश्चन, एक किसान केले के पौधे को आनुवांशिक रूप से अपने खेत में पहले से उपलब्ध पौधों के समान उगाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि से सुझाएंगे? ठीक है, तो कौन सी विधि आप बताएंगे बच्चों उसको? ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। 11वां क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ देखो, एक पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित किया जाता है, तो एक पौधे की ऊंचाई को किसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, या फिर कैसे नियंत्रित होती है, किसके माध्यम से होती है? ठीक है, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है। फिर 12वां क्वेश्चन आपका ये रहा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, एक खिलाड़ी को अपने नियमित व्यायाम के लंबे ब्रेक के बाद एक भारी व्यायाम सत्र के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे ये आखिर किस कारण से हुआ ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, इसी तरीके से 13वां, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है, इसकी छवि बनती है। अवतल दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसकी छवि कैसी बनेगी ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अत्यंत महीन कणों पर प्रहार करता है, जो प्रकाश की किरणों को सभी संभावित दिशाओं में विक्षेपित कर देती है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका क्या रीजन हो सकता है ये बताना है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना जो भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं 14, 15, 16। ओके, और यही देखेंगे हिंदी में। तो 15वां क्वेश्चन है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा वाई की कमी को रोकने के लिए एक्स के उत्पादन को रोकने के लिए एक समझौता तैयार किया गया था। तो एक्स और वाई क्रमशः यहाँ संदर्भित है। तो एक्स और वाई बेसिकली क्या यहाँ पे दर्शाते हैं? ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं और इनका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, इंग्लिश पे थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से संबंधित है? ठीक है, ऐसे पदार्थ जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनसे संबंधित कौन सी विशेषता है यहाँ पे? ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे ये रहा आपका। अब जो हमारे आगे के क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया,
18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ये सभी हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से? असर्शन और रीजन वाले। या फिर हिंदी में देखें तो जैसे 17वां क्वेश्चन है, अभिकथन कहता है लोहे का जंग लगना प्रकृति में ऊष्मादायी है, कारण चूंकि प्रतिक्रिया धीमी होती है इसीलिए गर्मी का निकलना मुश्किल से स्पष्ट होता है ना। 18वां अभिकथन कहता है यौन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न जीव के जीवित रहने की संभावना अलैंगिक मोड के माध्यम से उत्पादित जीव की तुलना में अधिक होती है, कारण विविधताएं व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान करती हैं। ठीक बात है। फिर 19वां अभिकथन कहता है एक कंपास सुई को धारा ले जाने वाले तार के पास रखा जाता है, तार में करंट का परिमाण बढ़ने पर कंपास सुई का विक्षेपण कम हो जाता है, रीजन चालक के निकट एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति धारा को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। 20वां अभिकथन है बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के परिणाम स्वरूप खाद्य और प्राकृतिक पुनः पूर्ति का निर्माण होता है, कारण यह जटिल अकार्बनिक पदार्थों के सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने का कारण होता है। ठीक है, तो ये आपके अभिकथन कारण है हिंदी में और ये आपके इंग्लिश में। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों वो हम सेक्शन बी PYQ के हिसाब से, ठीक है, वैसे तो इस बार आपका जो प्रीबोर्ड होगा 25-26 का इसमें केवल ABC ही है, ठीक है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बट पिछले साल तो अलग ही आपका पैटर्न था, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन है जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब शामिल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का हमारा कि इसको देखते हैं पहले, हाँ, DILHCl, ठीक है, DHCl को DHCl इसको हम Zn कणिकाओं में मिलाया जाता है। आप ये कैसे साबित करेंगे कि यहां रासायनिक परिवर्तन हुआ है? 2 तर्कों के साथ अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करें, यानी कि जब हम DHCl को Zn कणिकाओं में मिलाएंगे, ठीक है, तो आप ये कैसे साबित कर पाओगे कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसके लिए आपको बताना है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, निषेचन के बाद परिवर्तनों को बताएं जो पौधे में फल बनने की ओर ले जाते हैं। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप पौधे में फल बनने की ओर ले जाने वाले परिवर्तन क्या है? 23वां, मानव शरीर में मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है? उन अंगों के नाम बताइए जो मूत्र को संग्रहित और छोड़ते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि धमनियों में मोटी और लोचदार दीवारें क्यों होती हैं जबकि नसों में वाल्व होते हैं। ठीक है, धमनियों में मोटी और लोचदार दीवारें क्यों होती है जबकि नसों में वाल्व होते हैं। यही तीनों क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहे, आप इनको पढ़ो अच्छे से। और अगर आपको मैं आंसर यहाँ पे दिखाऊं ना, अभी देखो सारे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, A to Z आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपको मैं लाइव आके बताऊंगा। सो डोंट वरी, आपके लिए लाइव जब आऊंगा ना तो सारी चीजें बता देंगे। अगला, 3 मीडिया के अपवर्तक सूचकांक नीचे दिए गए, मीडिया के अपवर्तक सूचकांक, अब वो कौन कौन से हैं? तो ये सूचकांक हैं, एक मीडिया और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए का 1.6, बी का 1.8 और सी का 1.5। ठीक है, तो करना क्या है, प्रकाश की एक किरण ए से बी की ओर यात्रा कर रही है और दूसरी किरण बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, तो आपको इन दोनों के आंसर यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला यहाँ आ गया चलो कोई नहीं, इसको हटाओ। अब 25वां क्वेश्चन, प्रतिरोध आर के तार के एक टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस समानांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R1 है तो R1 अनुपात R के अनुपात का मान क्या होगा? ठीक है, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं कि नीचे दी गई छवि का संदर्भ लें और बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न उन क्षेत्रों को कैसे इंगित करता है जहां चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत है, जब सर्किट में करंट उलट जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे बतानी है इसके माध्यम से। तो कैसे बताओगे, आपको सॉल्व करना है। वैसे आंसर तो लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में जब आपके लिए लाइव आऊंगा। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन आपका ये था और ये आपका अथवा वाला हो जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा, चित्र के माध्यम से पूछा गया है। क्वेश्चन है, नीचे खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लीफ, कैटरपिलर, ठीक है, उसके बाद आपका ये चैमलॉन, ठीक है, स्नेक और ये मंगोस। तो यहाँ पे है, यदि तीसरे पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा 100 जूल है तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? अपने उत्तर को सही ठहराइए। अगर तीसरे के पास 100 जूल है तो उसके पास 1000, इसके पास 10,000, 10 और 90% वाला पार्ट, ठीक है ना, वो फॉर्मूला। या चौथे पोषी स्तर से ठीक पहले
इस खाद्य श्रृंखला में 2 और पोषी स्तर होना संभव है? अपने उत्तर को सही ठहराइए। तो इसके बारे में आपको बताना है भाई, इसको एक्सप्लेन करके, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आपका ये हो जाएगा, जैसे आप यहां से पढ़ सकते हो। चलो अब आता है हमारा अगला खंड, ठीक है, खंड नंबर सी, और इसके अंदर होंगे हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो आओ शुरू करें क्वेश्चन 27 से। दी गई प्रतिक्रिया लोहे और मैंगनीज जैसी धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रतिक्रिया आपको यहाँ पे दी गई है, MnO2S प्लस AlS और MnI प्लस Al2O3S और हीट। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये लोहे और मैंगनीज ऐसी धातुओं को निकालने की प्रक्रिया में से एक है। पहला क्वेश्चन, कारण बताइए कि उपरोक्त प्रतिक्रिया को थाइमाइट प्रतिक्रिया के रूप में क्यों जानते हैं? इसे हम किस नाम से जानते हैं? थर्माइट। किससे? थर्माइट प्रतिक्रिया के रूप में। तो क्यों? उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन है कि उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और घटित पदार्थ की पहचान करो। एक कारण बताओ कि एल्युमिनियम का उपयोग थर्माइट प्रतिक्रियाओं में अधिमानित क्यों किया जाता है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, तो 27 आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 28, आप इसको यहां से पढ़ लेना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 के साथ एक तत्व MClSO42 आयनों के साथ अलग से जुड़ता है। बनने वाले यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखिए। सामान्य रूप से तत्व M के द्वारा निर्मित बंधन की प्रकृति का उचित कारण से अनुमान भी लगाइए, और बनने वाले यौगिकों की विद्युत चालकता M के संबंध में कैसे भिन्न होती है ये भी बताइए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये वाला हो जाएगा, सेम यहीं पे आप देख लेंगे, ये रहा आपका। चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर आपके लिए मैं सॉल्यूशन भी पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हमें डॉक्टरों के द्वारा अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। हमारे शरीर में इसके महत्व को बताइए। तो आयोडीन की कमी से या फिर कमी से क्या हो सकता है, फिर आयोडीन की क्या महत्व है, क्या लाभ है, ये बताओ। 30वां, एक परिवार में एक लड़की या लड़की के जन्म की प्रायिकता क्या है? अपने उत्तर को सही ठहराइए। एक परिवार है, उसमें लड़का जन्म लेगा, लड़की जन्म लेगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये बताना है, ठीक है। और यही दोनों क्वेश्चन आपके ये थे 29 एंड 30। अब देखो 31, समझाइए कि वायु के संबंध में किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक हमेशा अधिक ही क्यों होता है, ठीक है। नीचे दिएगा चित्र, एक प्रकाश किरण हवा में अर्धवृत्ताकार प्लास्टिक ब्लॉक में यात्रा करती है। एक कारण बताएं कि किस प्लास्टिक ब्लॉक की अर्धवृत्ताकार सीमा पर विचलित क्यों नहीं होती, ठीक है। और इस तरीके से ये रहेगा। सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, ये रहा आपका 31 क्वेश्चन, जिसे आप यहां से रीड कर सकते हैं। 32 देखते हैं बच्चों, उस कानून को बताएं, उस नियम को बताएं जो विद्युत परिपथ में मापने योग्य गुणों के संबंध में धारा के ताप प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी कि हमें क्या करना है, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि उन कारकों की सूची बनाओ जिन पर कारक जो चालक होता है इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। और 33वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। आप पढ़ लेना अच्छे से, वैसे तो मैंने आपको बता दी हैं सारी चीजें। और इसका सॉल्यूशन की जहां तक बात रही, आपको मैं इवनिंग में लाइव आके करवाऊंगा, सो डोंट वरी, ओके। तो अब हम सेक्शन डी डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर 34 से लेकर 36 हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो भाई इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा भी लिखना होगा और अच्छे से समझना भी होगा। जैसे कि पहला, रहमत ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन इसके बीच प्रतिक्रिया को प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के रूप में बताया। उपयुक्त औचित्य के साथ रहमत के दृष्टिकोण का समर्थन करें और एक संतुलित रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिक्रिया को स्पष्ट करें। और इसी में नमकीन घोल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके क्लोरीन गैस तैयार की गई थी। परिवर्तन को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रक्रिया में बनने वाले अन्य उत्पादों की पहचान करें और प्रत्येक का आवेदन दें, इनकी विश्लेषण करें। या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और यही दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये रहा आपका 34 का ए वाला पार्ट और ये बी वाला पार्ट, और फिर आपका ये अथवा में यहाँ पे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 में है कि नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, किसी व्यक्ति पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण और वर्णन करें। यानी कि यहाँ पे कुछ स्थितियां हैं, इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक पुरुष लड़के के वृषण अपने भ्रूण के विकास के दौरान अंडकोश में उतरने में सक्षम नहीं होते हैं,
तो क्या व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा? एक आदमी के वास डिफेंस प्लग किया जाता है, ये क्या है? वास्ट डिफेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड, तो इससे क्या होगा? ठीक है। प्रोस्टेट और वीर पुटिकाएं कार्यात्मक नहीं है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? मानव मादा में अंडा निषेचित नहीं होता है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? प्लेसेंटा गर्भाशय से भीतर बेहतर तरीके से नहीं जुड़ता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये चीजें हैं। ठीक है। या फिर अथवा में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक पौधे में तेजी से कोशिका विभाजन के क्षेत्र में कौन सा हार्मोन मौजूद होता है, कौन सा हार्मोन विकास को रोकता है। ओके, इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन हैं। आगे देखेंगे तो 36 है हमारा, यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त छवि की केवल फोकल लंबाई 5 मीटर का एक पतला लेंस दिखाती है। ठीक है, 5 मीटर का एक पतला लेंस। उपरोक्त चित्र में किस प्रकार का लेंस दिखाया गया है? यदि इस लेंस द्वारा ऑप्टिकल केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो गणना के साथ दिखाइए कि वस्तु को कहां रखना चाहिए। ठीक है। और एक उल्लिखित छवि जो भी आप बनाएंगे उसको एक बड़े करीने से लेबल किया गया एक आरेख भी बनाना है, या फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है। सेम ही क्वेश्चंस आपके ये रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो, वेरी इजी। ये सी के पार्ट है आपके इस अथवा वाले के। अब हमारा यहाँ पे 5वां खंड है पीवाईक्यू का, जिसमें 3 प्रश्न हैं हमारे स्रोत आधारित। और स्रोत आधारित बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे कि 37 है कि नीचे एक तालिका दी गई है, सीरियल नंबर और यहाँ पे संकेत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है और ये इधर आपके यहाँ पे ये संकेत दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त संकेतों के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि ये रहा, ये है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर और ये आपका हिंट है। ये बेसिकली क्विज है। ठीक है, ये क्विज है। अब इसमें एक क्विज का क्वेश्चन है कि गिव द IUPAC नेम्स ऑफ A एंड F। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें A और F के जो IUPAC नेम है ये बताने हैं। और दूसरा, रासायनिक समीकरणों की सहायता से होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना है। या फिर चरण 2 और 5। ठीक है, चरण 2 और चरण 5, इसकी सहायता से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नाम लिखिए और इन चरणों में बनने वाले यौगिकों की पहचान कीजिए यदि ए को उसके अगले समरूप बदल दिया जाता है। ठीक है, और यही आपके इंग्लिश में ये रहे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए आंकड़े ए से लेके डी 2 बच्चों राहुल और निशा और उनके माता पिता वाले परिवार में मौजूद कान के लोब के प्रकार को दर्शाते हैं। जैसे राहुल का फादर और राहुल मदर, राहुल सिस्टर निशा। तो टाइप ऑफ ईयर लोब्स है ना। अपने परिवार में मौजूद विभिन्न प्रकार के कान के लोब के अवलोकन से उत्साहित होकर राहुल ने अपने सहपाठियों में मापे गए कान के लोब के प्रकार का एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने अपने सहपाठियों के नीचे दी गई आकृति के अनुसार 2 प्रकार के कान को लोब किया। ठीक है, 2 प्रकार के कान को लोब किया। कौन कौन से? इस प्रकार से, पुरुष 36 और 14, महिला का 31 और 19। अब इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, आपको इनके उत्तर देने अच्छे से। ये रहे आपके प्रश्न और इसका एक छोटा सा पार्ट आपका ये वाला रहा। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो 39 है हमारा। विनीता और अहमद ने अपनी स्कूल प्रदर्शनी, यानी कि स्कूल में एग्जीबिशन हुआ, साइंस एग्जीबिशन, इसमें एक सर्किट का प्रदर्शन किया जो 2 हेडलाइट्स और एक कार की 2 साइड लाइट्स को संचालित करता है। ठीक है, उनके प्रदर्शित परिपथ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए कि स्विच ए से कनेक्ट होने पर क्या होगा। स्विच ए जो है जब इससे कनेक्ट होगा तो क्या होगा? स्थिति 1 और 2 इसके लिए। ठीक है, जलाए जाने पर प्रत्येक दीपक यानी लाइट में संभावित अंतर का पता लगाइए और वर्तमान की गणना करने की प्रत्येक में अगर 12 ओम लाइट जलाए जाएं और प्रत्येक में 4 ओम लाइट जलाए जाएं। ठीक है, यहाँ पे दीपक बता रखा है बट ये लैंप, ठीक है, लैंप या फिर लाइट के लिए ये जलाए जाए तो क्या होगा। और इस तरीके से आपको कैलकुलेट भी करना है इसका, अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी। ठीक है, इस तरह से।
तो ये हो गया आपका पेपर, और इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चों, आपको मैं लाइव आके करवाऊंगा। देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है अच्छी तरीके से। तो जब आपके लिए मैं लाइव सेशन अटेंड करूंगा, ठीक है, शाम के टाइम पे 7-8 बजे के आसपास, तो आपको मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो सारे बच्चे लाइव के लिए ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कर दो कि सर जी जल्दी जल्दी लाइव करवाइए या फिर पूरा पेपर करवा देना। जो भी आपका फीडबैक है ना, आप कमेंट जरूर कर देना मुझे, ठीक है। सो डोंट वरी, आपकी तैयारी काफी अच्छी करवा दूंगा। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, अभी तैयारी आपकी करवाएंगे। मॉर्निंग में भी हम लाइव लेंगे आपका, कल जो आपका पेपर होगा उससे पहले भी मॉर्निंग में लाइव सेशन अटेंड करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।